हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। 9:15 से हमने टाइम कर दिया था क्योंकि एक क्लास को फ्री करके जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। उसके बाद भी हम 5 मिनट लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं, करते हैं शुरुआत। कल की क्लास में हमने कुछ ऐसी चीजें सीखी थी जहां पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट थे नहीं। लाइक हिस्ट्री के बारे में बात की थी। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे डिस्कस किए थे जहां पर हमें कुछ चीजें सीखने की जरूरत पड़ रही थी, और वो था आपका जहां पर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन को समझा, जहां पर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कैटेगरीज यानी उसकी ब्रांचेस को समझा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज की इस क्लास में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। देखिए रिजिड बॉडी होती क्या है। मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा होगा, और ये हमारा आ गया मार्कर। तो शुरुआत करते हैं, फिर मैं स्टेटमेंट भी आपको समझाता हूं कि स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है। हालांकि आप पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट में बोला गया अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट डिफॉर्म और चेंज शेप अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। देखिए जब भी हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है और कितने सही तरीके से लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास स्टार्टिंग से ले रहे हैं क्या? बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं। ये सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए आपके पास में दो बॉडीज है। एक इस बॉडी को आपने कंसीडर कर लिया, और अगर हम लोग यहां पर देखें अगर हम लोग यहां पर देखें तो तरीके की आप एक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। और इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। इधर से मैंने लगाया F1 फोर्स, और इधर से बच्चे मैंने लगाया F2 फोर्स। मैंने पहले यहां पर ये चीज ऑब्जर्व की कि सर अगर मान लीजिए F1 बराबर F2 हो जाता है, अगर F1 बराबर F2 हो जाता है, दो केस आएगा मेरे पास में। सर इसको आप यहां पर लिखिए, ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा सर दो केस, पहला केस अगर मान लीजिए F1 बराबर F2 आ जाता है, और दूसरा F1 नॉट इक्वल्स टू F2 आ जाता है, तो यहां पर डिपेंड करेगा बॉडी कौन सी है। तो मैंने कहा सर देखिए बॉडी दो तरीके की मैं ले लेता हूं। एक है मेरे पास में डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी। और दूसरी बॉडी मैंने यहां पर ले लिया नॉन डिफॉर्मेबल। नॉन डिफॉर्मेबल। नॉन डिफॉर्मेबल, हमने कहा सर नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप सोचिए अगर आपने बराबर फोर्स लगाया है, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, अगर इसको मैं डिफॉर्मेबल बॉडी मान के चल रहा हूं और इसके दोनों साइड से मैं बराबर फोर्स लगाऊंगा तो इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा ना। बोला हाँ सर बिल्कुल डिफॉर्मेशन आएगा। तो आपने क्या देखा कि सर अगर डिफॉर्मेबल बॉडी पे बराबर फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चे? डिफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन। लेकिन वहीं जब मैं नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करूंगा तो नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर जब मैं बराबर फोर्स लगाऊंगा तो उसमें किसी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर अगर मैं दो अनइक्वल फोर्स लगाता हूं, लाइक इधर से 10 न्यूटन लगाया, इधर से 20 न्यूटन लगाया, तो दोनों का 10 न्यूटन तो इसमें डिफॉर्मेशन लाएगा, और इधर जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा ना वो इसको क्या करवा देगा बेटा? मूव करवा देगा। तो हमने क्या बोला सर यहां पर? हमने यहां पर बोला कि सर अगर ऐसा होता है तो ये बन जाएगा आपके पास में डिफॉर्मेशन प्लस मोशन। बेटा कंप्लीट शेड्यूल आपके ग्रुप पे डाल दिया गया है। एप्लीकेशन का जो ग्रुप है उस पर डाल दिया गया, उसको आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा और उसके साथ साथ मोशन भी आ जाएगा। वही जब आप नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करेंगे तो सर इसके अंदर क्या होने वाला है? देखो बेटा नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, जब बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल होगी और बराबर फोर्स आप लगाओगे तो फोर्स बराबर है, मैंने कहा हाँ बराबर है, जिसके कारण बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल है। तो आपने बोला नो डिफॉर्मेशन। नो डिफॉर्मेशन क्योंकि ये नॉन डिफॉर्मेबल है। लेकिन जब अनइक्वल फोर्स होगा, इधर से 10 न्यूटन इधर से 20 न्यूटन, तो 10 और 10 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इधर वाला जो 10 न्यूटन होगा ना एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा? मोशन डेवलप कर देगा। लेकिन दोनों साइड से जो 10 न्यूटन लग रहा है ना उसकी वजह से बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो आप कहेंगे सर यहां पर अगेन नो डिफॉर्मेशन। नो डिफॉर्मेशन प्लस मोशन जरूर आएगा। तो
तो ये जो दूसरी कैटेगरी की बॉडी है, ये जो दूसरी कैटेगरी की बॉडी है जिसके अंदर जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, भले बराबर लगाओ या अलग अलग, नॉट इक्वल लगाओ, अनइक्वल फोर्स आप लगा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा। और ये जो डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इसी को या इसी तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रिजिड बॉडी। तो जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए। अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट डिफॉर्म और चेंज शेप अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यानी उसके ऊपर जब आप फोर्सेस लगाओगे तो ऐसी कंडीशन में उसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अब इस बात को, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई पॉइंट आता है तो वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। मान लीजिए उसने रिजिड बॉडी डिफाइन करने को बोला है और 2 नंबर में बोला है, 3 नंबर में बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से 7 नंबर में उसने हमें बोल दिया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर 5 से 7 नंबर में अगर वो बोल रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा सर, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर मैकेनिक्स का फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन पर शो नहीं हो रहा है। एक्चुअल में वो यूट्यूब पर हुआ था ना, तो 24 घंटे के बाद में एप्लीकेशन पर अपलोड होता है। तो आज यूट्यूब पर हमारा एक तरीके से लास्ट डेमो है, उसके बाद से ऐप पर ही चलेगा, ठीक है, तो कल अपलोड हो जाएगा वो। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं। रिजिड बॉडी, अभी अभी आपने रिजिड बॉडी के लिए एक स्टेटमेंट दिया था, अब वहीं से मैं दूसरे स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूं। इस दूसरे स्टेटमेंट को समझना, ये भी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन को ही बता रहा है। जब आपके पास ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रिजिड बॉडी से जुड़ा हुआ, तब आपको ये सब बातें वहां पर लिखनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द बॉडीज मोशन और एक्सटर्नल फोर्सेस। वो बोल रहा है कि अगर बॉडी मोशन कर रही है या फिर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। सर ये बात और जो पीछे आपने लिखी है वो बात एक ही है क्या? मैंने कहा बिल्कुल एक ही है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, एक फोर्स तो आपने इधर लगा दिया, ये आ गया मेरे पास में, मान लो F1 10 न्यूटन, है ना। ये हमारे पास में इधर से एक फोर्स लग गया, ये मान लो बेटा F2 बराबर 15 न्यूटन, ऐसे मान लो। अब आप समझो कि एक पार्टिकल यहां पर है A और एक पार्टिकल यहां पर है B। अगर आप इधर से 10 और इधर से 15 न्यूटन लगाओगे तो ये कंप्रेस होने की, बोला हाँ सर होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि ये नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी होने की वजह से कंप्रेस हो तो नहीं, बोला हाँ सर कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो इनके बीच की दूरी को कोई चेंज कर पाएगा? बोला नहीं सर, क्योंकि कंप्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं एक फोर्स उस साइड लगा दूं, एक फोर्स इस साइड लगा दूं, तो क्या होगा, इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलोंगेशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा सर इलोंगेशन? क्योंकि बॉडी जो आप देख पा रहे हैं, इस बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन आ नहीं सकता, इस वजह से इलोंगेशन होता नहीं है। और इलोंगेशन नहीं होगा तो ए और बी के बीच की दूरी को फिर से कोई चेंज नहीं कर पा रहा। ओवरऑल कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम लोग बात करें यहां पर F1 F2 दोनों फोर्सेस की, तो आप किसी भी तरीके से इन दोनों फोर्सेस को इसके ऊपर लगा दो, ए और बी के बीच की दूरी को आप बदल नहीं पा रहे हैं। तो उसने यही बोला है कि सर रिजिड बॉडी एक ऐसा पार्टिकल्स का कलेक्शन है जहां पर 2 पॉइंट्स या 2 पार्टिकल के बीच की दूरी को आप मोशन और एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से बदल नहीं सकते हैं। तो आप रिजिड बॉडी को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि जब आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसने कितने मार्क्स का आपसे पूछा है, उसके प्रोपोर्शनल आपको वहां पर कंटेंट लिखना है। पर दोनों तरीके से मैंने यहां पर आपको बात बता दी है। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे कमेंट करके ये बात बताएंगे, इतना समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट कर दीजिए एक बार बेटा, इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद में आपने कहा कि सर यार रिजिड बॉडी जो होती है वो आपने 2 तरीके से डिफाइन कर दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि सर कोई बढ़िया सी रिजिड बॉडी दिखा दो। प्रैक्टिकली आप जब रिजिड बॉडी दिखा दोगे तो हमारे दिमाग में ये एक पिक्चर सी बन जाएगी कि रिजिड बॉडी होती कैसी है, दिखती कैसी है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो इस दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
आप कहेंगे कैसे सर? बोला सर ये बॉटल है। मैंने कहा ये देखो दबाओ, डिफॉर्मेशन आ रहा है? बोला हाँ सर। फिर एक बच्चा कहेगा सर देखो मार्कर है ना। अरे मैंने कहा मार्कर इस शेप का पेड़ पे थोड़े लगा था, इसको ये शेप दी गई है, तो किसी ना किसी चीज को डिफॉर्म करके ये शेप दी गई है ना। इट मीन्स कोई भी बॉडी जो होती है ना वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। यही बात पीछे मैंने लिख रखी है। लेकिन हम अपने वर्किंग कंडीशंस के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर से भी काम में ले रहा हूं, अब मार्कर की वर्किंग कंडीशन के अंदर मार्कर में कोई डिफॉर्मेशन आ नहीं रहा है, भाई मैं लिख ही तो रहा हूं इससे, मैं लिख रहा हूं तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, इस वजह से मैं इसको रिजिड मान लेता हूं। तो अगर कोई बॉडी अपने वर्किंग कंडीशंस के अंदर जितना उसको मैक्सिमम लोड झेलना होता है उस कंडीशन के अंदर रिजिड की तरह बिहेव कर रही है, तो हम उसको रिजिड मान लेते हैं। हम उसको क्या मान लेते हैं भाई? रिजिड मान लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो बॉडीज जो अपने वर्किंग कंडीशन के अंदर रिजिड की तरह बिहेव करती है उसको आप रिजिड बॉडी मान सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट मैंने रिजिड बॉडी के लिए यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रखा है, और तीनों बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इसको आपको पढ़ के भी बता देता हूं। व्हाइल नो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली रिजिड, मैनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज इनफ टू बी कंसिडर्ड रिजिड बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग देयर मोशन। ये बोल रहा है कि बहुत सारी बॉडीज ऐसी है जो रिजिड बॉडी के क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन आ रहा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं दिखा रही है। नॉर्मल कंडीशंस यानी नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं दिखा रही है, तो उनको आप रिजिड मान सकते हैं। और रिजिड मानकर स्टडी करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आसान हो जाता है, क्योंकि हम जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे हैं वो रिजिड बॉडीज की ही कर रहे हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने तो कह दिया कि यहां पर बॉडी को रिजिड मान लीजिए, लेकिन जब आप दूसरे साइड ये कह रहे हो कि सर रिजिड होती ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल में तो डिफॉर्मेशन आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ यार एक्चुअल में तो डिफॉर्मेशन आ रहा होगा। तो फिर जो एक्चुअल में डिफॉर्मेशन आ रहा है उसकी स्टडी कहां करते हैं हम लोग? उसकी स्टडी के लिए बेटा आप एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे फ्यूचर में, वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अंदर हम लोग रिजिड बॉडीज, भाई आप तो इधर रिजिड बॉडी देख ही रहे हैं इसमें डिफॉर्मेशन आपने माना ही नहीं, पर सच में तो आता है ना डिफॉर्मेशन। तो जो आता है वो कहां पढ़ा जाता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहां पर उसमें डिफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं। तो रिजिड बॉडी से जुड़ी जो भी बातें थी वो आपको क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसके अंदर नहीं हो सकता। उसके बाद में जो हमारे पास में बड़ा टर्म आता है जिसके ऊपर अक्सर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है फोर्स। सर ये फोर्स क्या होता है? देखिए फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने अलग अलग टाइप की डेफिनेशन, कोई बोलता है कि सर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर इनटू एरिया कर दो तो फोर्स बन जाएगा। मैंने कहा देखिए मैथमेटिकल वैल्यू नहीं चाहिए हमें, फोर्स को हमें डिफाइन करना है। तो आपने बोला कि सर फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी के स्टेट को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो आप कहेंगे सर फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी भी रिजिड बॉडी के स्टेट को बदल सकता है। स्टेट को बदल सकता है मतलब सर वो क्या कर सकता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। दोनों में से कोई काम कर सकता है, यानी स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। उसी को आप क्या बोल रहे हैं? यहां पर फोर्स बोल रहे हैं। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि सर आप बोल सकते हो कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्टेट बदलेगा, स्टेट बदलेगा तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। बोला हाँ सर। अगर मान लीजिए बॉडी मोशन में है तो अगर वो स्टेट बदलेगा तो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अब यहां से बहुत सी बार बच्चा गलत समझ लेता है। कैसे गलत समझ लेता है? उसके दिमाग में ऐसा आता है कि सर जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी रहने वाली है उसका स्टेट बदल जाएगा। देखिए बहुत डिफरेंस है इस बात में, बदल सकता है और बदल जाएगा। उसने बोला है फोर्स कैपेबल होता है, पर जरूरी नहीं कि वो स्टेट को बदलेगा ही बदलेगा। यानी किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो आप एक बात को जान लीजिए, हो सकता है वो फोर्स लगने के बाद भी
हो सकता है वो फोर्स लगने के बाद भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे। जैसे मान लीजिए ये बॉडी अभी रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाया, मैंने कहा हाँ लगाया, आपने फोर्स लगाया और बॉडी का स्टेट बदला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने कम फोर्स लगाया। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि फोर्स स्टेट को बदल सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि फोर्स लगा होगा तो स्टेट बदला ही बदला होगा। नहीं, इसने कहा है कि फोर्स कैपेबल है बदलने की। अजीत सर रेगुलर क्लास होगा क्या लाइव? बिल्कुल रेगुलर लाइव क्लास होगा बेटा। सेमेस्टर को जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अपने पीएसयूज प्रिपरेशंस के लिए या फिर अपने प्लेसमेंट्स के लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके कंसेप्ट्स जो है वो और ज्यादा बिल्ड हो जाएंगे, है ना। इसलिए बिल्कुल लाइव क्लास देंगे हम लोग। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हाँ सर कहना आप क्या चाह रहे हो। फिर उसके बाद में आप एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी आपके पास, मैंने कहा हाँ ठीक है सर, एक सिंपल सी आपने बॉडी ले ली। इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया आपने? सर इतना फोर्स। ये एफ फोर्स। और किस पॉइंट पर लगाया आपने? किस फोर्स पर लगाया बेटा? ए पॉइंट। मैंने कहा कि सर जब इस बॉडी के ए पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो आप इस चीज को देखो कि सर ये तो हो गया आपका फोर्स, और जिस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्शन। और जिस पॉइंट पर लग रहा है ना उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके पास में पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फोर्स है जिस दिशा में या जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। सर उधर लग रहा है, सर इधर लग रहा है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। उधर लग रहा है तो सेंस अलग है, इधर लग रहा है तो सेंस अलग है। तो यही बात मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख रखी है। इट हैज अ मैग्नीट्यूड और एंड अ डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि सर ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है और इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। द डायरेक्शन towards which the force is applied is known as direction of the force। अब देखिए उधर लग रहा है फोर्स तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ध्यान रखना। और ये लाइन ऑफ एक्शन है जिस लाइन के अलोंग लग रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर द फोर्स अप्लाइड, मतलब जहां पर फोर्स लग रहा है उसी को आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर बोल रहे हैं, या फिर जहां पर फोर्स आपका लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी आप वहां पर बोल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, दो तीन बातें हमें समझ में आई कि डेफिनेशन क्या होता है। तो आपने बोल दिया कि सर ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को बदल सकता है। सर इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। इसके अलावा आपने बता दिया कि जिस साइड वो फोर्स लग रहा है उसको आप फोर्स की डायरेक्शन बोलते हैं, जिस लाइन के अलोंग वो लग रहा है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन होता है, जिस पॉइंट पर वो लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं उस पॉइंट को भी यहां पर लिख देता हूं, वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या है वो? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये भी हमें कभी कभार जब क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा जाता है 1 2 3 4 या फिर ABCD, मतलब ये छोटी छोटी चीजें डिफाइन करने को बोलता है, तो वहां पर ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। ये क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए एक बॉडी आपको हम लोग इस तरीके से दे देते हैं, ये अभी अभी आपने जो कंसीडर की थी, बोला ठीक है सर। अब इस बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मैं उसको फिर से बना देता हूँ कि सर देखो ये फोर्स मैंने यहाँ पर लगा दिया कुछ से, ये मैंने एक फोर्स, ये मेरा एक फोर्स के ऊपर मैंने एफ, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट, पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? पॉइंट ए। अब आप देखिए यहां पर आपने जब एक और फोर्स लगाया, यहां पर बच्चे जब आपने एक और फोर्स, मतलब इसी फोर्स को आपने पॉइंट ए से उठा के कहां रख दिया? पॉइंट बी। इसी फोर्स को आपने फिर यहां से उठा के पॉइंट पर लगा दी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमें ये बात बोलती है, अगर लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप
फोर्स को कहीं पर भी ए पर, बी पर और सी पर कहीं पर भी अगर लेकर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पर फोर्स का जो इफेक्ट रहेगा उसमें कोई चेंज को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, फिर इस चीज में और क्लियरिटी आप लोगों को देता हूं। तो यहां पर क्या बोला गया है सर स्टेटमेंट के अंदर? स्टेटमेंट के अंदर ये बात बोली गई है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, according to principle of transmissibility, if a force applied on point A, या फिर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, if force F applied on point A, B, C or any other point on line of action of force without changing its direction, then its effect will remains same. इसका जो इफेक्ट रहने वाला है वो बहुत ज्यादा आपके पास में क्या रहेगा, मतलब इसका जो इफेक्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए जब आप सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं ना तो वहां पर हमें एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को यहां पर नहीं लिखेंगे ना तो हो सकता है सिलेबस तो हम 15 घंटे में पूरा कर दें। हमें प्रॉपर 40 से 45 लेक्चर लगने वाले हैं, मतलब जितने भी मॉड्यूल आपको दिए गए हैं उसमें कम से कम 40 से 45 लेक्चर लगने वाले। अगर ये सारी चीज हम लोग नहीं लिखेंगे तो बेटा आप चीजें समझ तो जाएंगे पर एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए जैसे आप देखिए एक बच्चा बोल रहा है नहीं सर स्पीड एकदम सही चल रही है ना। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट की शुरुआत होती है ना तो बहुत छोटी छोटी चीजें आती है, और जब छोटी छोटी चीजें आती है ना तो हमको ऐसा लगता है अरे यार सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। लेकिन बेटा अगर आप इनको पूरा नहीं लिखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही समस्या हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें मैग्नीट्यूड वर्ड भी ऐड कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हो। इफ फोर्स एफ अप्लाइड ऑन पॉइंट ए बी एंड सी और एनी अदर पॉइंट on line of action of force without changing its direction, और आप चाहो तो यहां पर क्योंकि वैसे तो फोर्स ही है, अगर आप चाहो तो यहां पर आप बोल सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और अच्छा हो जाएगा, है ना। ये बात आपने अच्छी, क्लियर है। तो ये अगर आपके सामने आएगा तो मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से इस बात को बता पाओगे। अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो इतनी बातें नहीं करते, डायरेक्टली टू द पॉइंट चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन अब जब हम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहां पर एक और पॉइंट आएगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज? सर एग्जाम में हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो उसमें छोटी छोटी बातें आपको और ध्यान रखनी पड़ सकती है। सर जैसे इसका सिंबल जो होता है, बकायदा आप मान नहीं रहे हो, सेमेस्टर में आपको लिखना पड़ेगा इस चीज को, सिंबल ऑफ फोर्स विल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एफ और इट्स वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एफ वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये बात भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं। एसआई यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन होती है। इन एसआई बेस यूनिट यानी कि अगर आप न्यूटन के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सर न्यूटन के कैसे टुकड़े करते हैं? बोला सर न्यूटन कहां से आया था? बोला सर मैंने एफ बराबर एम ए से निकाला था। तो एम ए कौन होता है? केजी।
ए कौन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास में बेस यूनिट होगा एक तरीके से। तो देखिए केजी मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, तो वहां से लिखा गया। तो इसने बोला इन एसआई बेस यूनिट्स, ये बेस यूनिट्स यहाँ पर यूज हो रही है। अदर यूनिट्स, दुनिया भर की यूनिट्स है, कुछ आपने सुनी होगी कुछ आपने नहीं सुनी होगी, आपको उनमें कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। डाइन आ गया, पाउंडल आ गया, पाउंड फोर्स आ गया, केआईपी हो गया, किलो पाउंड फोर्स हो गया, आपको इन चीजों में ऐसा नहीं कि सर किसमें कौन कितने बराबर होता है ना, बस आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि चार में से बताओ कौन सी फोर्स की यूनिट है या कौन सी फोर्स की यूनिट नहीं है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। ये देखिए डेरिवेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, अगर आप देखें कि सर ये जो आपने न्यूटन निकाला है, फोर्स को डिफाइन किया, तो कहां से डिफाइन किया है सर, हमने यहां से मास और एक्सेलरेशन से इसको डिराइव किया था। तो यहां से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे सकते हैं। सर जी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे देते हैं, एम एल टी। सर इसकी क्या जरूरत है, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जो डिराइव्ड फॉर्म होता है, सॉरी जो डायरेक्शनल फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो अब देखिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैसे दिया जाता है, एमएलटी लिखना है आपको सबसे पहले। एम कितना मास का पावर है, एल कितना लेंथ का पावर है, कितना टी का पावर है, टाइम का पावर। तो एम यानी मास, तो एक तो हो गया मास, ए का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मास नहीं है, ध्यान रखना, लेंथ, लेंथ एक लेंथ हो गया, 2 सेकंड पर नीचे है, तो एम एल टी माइनस 2, इसको इसने एल एम टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2। नेहा कुमारी कितना दिन तक लाइव चलेगा, ये तो डेली लाइव चल रहा है ना कोर्स के अंदर, ये तो सिर्फ 2 दिन आपको डेमो दिया जा रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन पर, कल से एप्लीकेशन पर ही चलेगा ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, डिफाइन फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, और मान लो 7 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया, तो भैया 7 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस एक लाइन से काम चलेगा क्या, आप खुद से सोचो। अगर आप ये एक लाइन लिखकर आ जाओगे अपने एग्जाम के अंदर, आप जो कॉपी चेक करने वाला होगा उससे बहस कर सकते हैं कि सर देखो मैंने सही तो लिखा, वो बोलेगा बेटा बिल्कुल सही लिखा है, पर 7 नंबर का क्वेश्चन था तो बहुत सारी जानकारी आपको यहां पर देनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि सर हम इसमें फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ और बातें बता सकते हैं, इसके अलावा हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटी छोटी बातें आप बता सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, अदर यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होने वाला है, और उसने बोला है डिफाइन इट्स इफेक्ट। अब जो इफेक्ट हम लोग वर्बली डिस्कस किया करते थे, अब आपको सेमेस्टर में जो भी कन्वेंशनल पेपर होता है उस कन्वेंशनल पेपर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है बेटा, उन चीजों को लिखना पड़ता है। हमने कहा सर इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट रहेंगे। देखिए जो इफेक्ट है बस बात उतनी है, पर उसको घुमा फिरा के आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करके वहां पर लिखना पड़ता है। सर इफेक्ट तो आपने 2 बात बताई थी, सर रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब इन्हीं बातों को हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में कैसे देंगे एग्जाम में। मैं लिखूंगा फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव। देख रहे हो, एक पूरा सेंटेंस आपको देना पड़ा कि एक बॉडी को आप रेस्ट से मूव यानी मोशन के अंदर ला सकते हैं। अब इसी को रिवर्ट करके भी एक सेंटेंस लिखो वहां पर कि कोई मोशन में है तो उसकी मोशन को हम धीरे कर सकते हैं या फिर रेस्ट में भी ला सकते हैं। देखो, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बात लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि सर वो रेस्ट से मोशन में ले जा सकता है और मोशन टू रेस्ट में ले जा सकता है। लेकिन बेटा जब आप सेमेस्टर की बात करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा, है ना, वहां पर आपको सारी बातें लिखनी पड़ेगी। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है और आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर, जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा देंगे तो ऐसी कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। बेटा नेहा इसके लिए आप ना हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लेना, अभी हम थोड़ा सा टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो आप उस बॉडी के एक्सेलरेशन को, उस बॉडी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो आप उसको रिटार्ड कर सकते हैं। रिटार्ड का मतलब होता है डी एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन को कम करना। तो आपने बोला कि सर यहां पर
यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मतलब बॉडी की वेलोसिटी को कम करना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको रिटार्ड भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी अलोंग इट्स शेप एंड साइज। हालांकि शेप एंड साइज से हमें ज्यादा कुछ खास मतलब है नहीं है, हम यहाँ शेप एंड साइज की बात करते नहीं है। लेकिन इसने बोला है कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं। तो ये आपके पास में इफेक्ट ऑफ फोर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको बता रहा है यहां पर, ये तब है जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है। अब बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस भी लग सकते हैं। जब बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे तो उन सभी फोर्सेस को आप कंबाइंडली क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम। तो अब यहां पर अगली स्लाइड ले लेता हूं। अब यहां पर हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम, हमने कहा सर व्हाट इज फोर्स सिस्टम, तो आपने कहा सर व्हेन व्हेन नंबर ऑफ फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग number of forces acting on a body, then these all forces these all forces combinedly known as force। इन सभी फोर्सेस को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम। अब बात यह आती है कि सर कोई भी फोर्स सिस्टम जो होता है उसका मतलब क्या होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि भैया उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। बोला हाँ सर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये फोर्स सिस्टम होते कितने टाइप के, ये जो फोर्स सिस्टम आप डिस्कस कर रहे हैं कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए फोर्स सिस्टम के टाइप हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। अब 50 बच्चों में मैंने बोला कितने कितने टाइप के बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे सर, बेसिस पर बात कर रहे हो, जेंडर के बेसिस पे बात कर रहे हो, या फिर कौन बच्चा कैसा पढ़ता है। सर बोला सर बहुत सारे बच्चे एकदम फर्जी बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं। स्पोर्ट्स की बेसिस पे बात करें सर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे वॉलीबॉल खेलते हैं, बहुत सारे बास्केटबॉल खेलते हैं। किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर आप क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और एनी अदर थिंग, ऑलवेज कंसीडर, हमेशा कंसीडर करें कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो राइट नाउ फॉर दिस फोर्स सिस्टम हम यहां पर स्टैंडर्ड ले रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी फोर्सेस है उन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में है, उन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही प्लेन में है, तो आप उन फोर्सेस को कहेंगे कोप्लैनर। उन फोर्सेस को क्या कहेंगे भाई, कोप्लैनर फोर्स। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि सर सारे के सारे फोर्सेस जो है वो एक प्लेन में, सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में नहीं है, उन्हें बोला जाता है नॉन कोप्लैनर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of line of action, on the basis of line of action, force system, force system can be classified, can be classified in two major categories, two major categories। दो मेजर कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको क्लासिफाइड करते हैं। नंबर वन, कोप्लैनर, कोप्लैनर फोर्स। नंबर दो, नॉन कोप्लैनर, नॉन कोप्लैनर फोर्स। कोप्लैनर फोर्सेस
एंड नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, ये दो कैटेगरी यहां पर बन सकती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ सर ये दो कैटेगरी हमें समझ में आ रही है। अब बात ये आती है कि सर यहां पर कोप्लानर फोर्स सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो नंबर वन इज को प्लानर फोर्स सिस्टम। तो व्हाट इज कोप्लानर फोर्स सिस्टम? आपने अभी अभी बताया था अगर कोई ऐसा फोर्स सिस्टम हो जिसके अंदर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन के अंदर लाई करे, तो ऐसी कंडीशन में उस फोर्स सिस्टम को यहां पर हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कोप्लानर फोर्स सिस्टम बोलने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आएगी, पर जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखे, लाइक जैसे अगर हमने बोला कि फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनता है ना। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेंगे उसके बाद से आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको उस चीज के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है कि सर जो आप करवाएंगे वो मैं पूरा सॉल्व करके रखूंगा, है ना। बोला ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। तो हमने कहा को प्लानर फोर्स सिस्टम वाली बात तो हमें समझ में आ ही गई है। बोला ठीक है सर, तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम इन विच line of action, line of action of all forces are, line of action of all forces lies in one plane, one plane known as, known as coplanar force। जब आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे उसके बाद में आपको आगे की चीजें बहुत बढ़िया तरीके से। प्लस सर अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी, मैंने कहा ठीक, अब इसके ऊपर मैं देखिए मल्टीपल फोर्सेस आपको लगा के दिखाता हूँ। एक फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो इस बोर्ड के ऊपर ही है ना। बोला हाँ सर। ये एक फोर्स आपने लगाया F1 और ये हो गया F, सर इसका लाइन ऑफ एक्शन भी बोर्ड पे ही है। मैंने कहा हाँ सर। ये देखो ये एक फोर्स F3 एंड यहां पर एक फोर्स आपने लगा दिया F। तो ये जो चारों फोर्सेस आप देख पा रहे हैं, चारों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन आप देख पा रहे हैं वो एक ही प्लेन में तो है। बोला हाँ सर एक ही प्लेन। ऐसे फोर्स सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? कोप्लानर फोर्स। बकायदा जब आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वहां पर आपको लिखना होता है, यहां पर लिखना होता है, यहां पर फोर्सेस F1, या फिर आप ऐसे लिखेंगे क्या भाई, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 and F4 lies in one plane, in one plane. Therefore, these forces will consider as coplanar forces। सब बातें बच्चे लिख, नहीं लिखोगे सेमेस्टर में बेड़ा पार हो नहीं पाएगा। हाँ, नो मतलब नो इफेक्ट ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चारों अंदर की साइड होता है या चारों बाहर की साइड होता है, ये डिसाइड नहीं करता कोप्लानर और नॉन कोप्लानर, सिर्फ ये डिसाइड करता है कि सर एक प्लेन में है ना। बोला हाँ सर। कौन सा प्लेन है सर? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको वाई एक्सिस बोल दूं, तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको लाइन ऑफ एक्शन। चलिए, होप इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नाउ विल मूव ऑन सेकंड कैटेगरी विच इज नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर फोर्स, नॉन कोप्लानर
फोर्स, ये नॉन को क्या है, हमने कहा नॉन को प्लानर फोर्स सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा पर, तो ये सिस्टम, फोर्स सिस्टम in which force system in which line of action line of action of all force does not lie do not lie in one plane known as non coplanar force। अब सर इस बात को कैसे समझ, मैंने कहा देखिए अगर इस बात को आपको समझना है तो आप एक बॉडी ले लीजिए, फिर बहुत सुंदर सी बॉडी, सर ये हमने, अब इस बॉडी में आप क्या कीजिए, देखिए हो गया एक्स, एक्सिस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले प्लेन से बाहर कैसे गई, बाद में आप सोचो सर ये प्लेन से बाहर कहाँ है, मुझे तो समझ, देखो एक फोर्स आपने लगाया ऐसे, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक फोर्स आपने लगाया ऐसे, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको आपने F1 बोला, इसको आपने F2 बोला। तो इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाता हूं तो F3 एंड दिस विल बी X4 वाई सॉरी F4। तो आपने कहा चारों फोर्सेस अभी एक ही प्लेन में है, अभी ये नॉन कोप्लेनर नहीं, नॉन कोप्लेनर कब बनेगा, अब अगर आपने देखिए, अब अगर आपने इधर फोर्स F5 और इधर आपने फोर्स लगा दिया विच इज F, तो समझ नहीं आया, मतलब आप सोचो एक फोर्स इधर से अंदर लग रहा है और एक फोर्स बोर्ड के पीछे से इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स जो है ना वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हो गया सर जी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मीनिंग साफ साफ मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये सब एक प्लेन में नहीं है, ये सब जो है वो एक प्लेन के अंदर नहीं है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सर कैसे दूसरे तरीके से देखेंगे, आप मान लो कि ये एक प्लेन है, देखो ये एक प्लेन है, ऐसा भी देख सकते हैं जो आपका मन करे, जिस तरीके से आप देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी आंखें हैं, जैसे आप इसमें इमेजिन करना चाहें। तो मैंने कहा ये प्लेट टाइप से कुछ दिख रहा है, बोला हाँ सर, तो आप एक चीज देखो, दो फोर्स इधर से लग रहे हैं, दो फोर्स इधर से लग रहे हैं ऐसे, तो ये प्लेट के अंदर लग रहे हैं सारे फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेट में है, लेकिन ये वाई एक्सिस देखो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मतलब जब आप चार फोर्सेस को किसी एक प्लेन में ले रहे हैं ना, तो दो फोर्स उसके परपेंडिकुलर जा ही जा रहे हैं। अब आप एक्स वाई प्लेन ले लो, एक्स जेड प्लेन ले लो, वाई जेड प्लेन ले लो, कोई सा भी प्लेन ले लो, वहां पर दो फोर्स जो है वो प्लेन से बाहर जा रहे हैं। इट मींस आप बोल सकते हैं, इट मींस आप बोल सकते हैं दीज लाइन ऑफ एक्शन of these forces are not or do not lie on one plane, therefore this force system this force system is force system will consider as non-coplanar force system। अब दिमाग में कुछ आ रहा है कि नॉन कोप्लानर है तो क्या फर्क क्या पड़ रहा है सर, होने दो नॉन कोप्लानर, क्या फर्क पड़ रहा है हमें, मैंने कहा नहीं इसका असर पड़ता है।
इसका असर पड़ता है, पर क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, वो सारी चीजें हैं, वो हमें पता चलेगी कैसे, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को डेप्थ में जानने की कोशिश। पर उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जितनी बात मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी की सारी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रहा होगा। एक और चीज मैं बता देता हूं कि आप सभी बच्चों के जो सेमेस्टर एग्जाम है उनसे जुड़ी सारी जानकारी, उनसे जुड़े पीवाईक्यूज, उनसे जुड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोई भी जानकारी जो सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ी रहेगी उसके लिए इजी प्रेप का एक सेपरेट चैनल है, इजी प्रेप सेमेस्टर। इजी प्रेप सेमेस्टर। अभी हमने सेमेस्टर के बच्चों के लिए इस चैनल को अलग क्रिएट किया है। आप चाहें तो वहां पर हैंडल से भी सर्च कर सकते हैं, @easy prep सेमेस्टर। आप ये सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको उससे सेमेस्टर से जुड़ी सारी जानकारियां उस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इजी प्रेप के साथ में सेमेस्टर कोर्सेज के साथ में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो आपको करना क्या होगा, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहां पर आपको उम्मीद बैच दिखाई देगा जो बीटेक सेमेस्टर के लिए। और उस उम्मीद बैच में कोई भी सेमेस्टर अगर आप लेते हैं, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हैं, तो आपको वो 2999 की जगह भी सिर्फ 1499 में मिलेगा। अगर आप यहां पर कॉम्बो बैच लेते हैं जो आपको 4999 की जगह अभी 2499 में दिया जा रहा है। कॉम्बो का मतलब होता है 1+2 साथ में ले रहे हैं, 3+4 साथ में ले रहे हैं, 5+6 साथ में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से उन बैचेस को ले सकते हैं। सर क्या खास बात रहने वाली है, आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर डाउट सेशन देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और सबसे मजेदार चीज है कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो यहां पर आपको शो कर रहा होगा 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खुद से डेमो देखो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये ऑफर फीस है, तो इस ऑफर फीस के अंदर आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ।